मैं मीनाक्षी शुक्ला आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने बात की थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा में हमने कल आपको भारतीय युग के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं द्विवेदी युग, यानी जो भारतीय युग के बाद जो समय चला वो हमारा द्विवेदी युग था। भारतीय युग का समय क्या था? तो 1850 से और 1900 ईस्वी तक, यानी 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो हमारा समय चला वो हमारा भारतीय युग कहलाया था। 1900 ईस्वी के बाद, यानी अगर बात करें तो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक जो समय चला वो हमारा द्विवेदी काल कहलाया या द्विवेदी युग कहलाया। क्लियर? जो भारतीय युग के बाद जो समय चला वो हमारा द्विवेदी काल या द्विवेदी युग कहलाया। द्विवेदी काल यानी जो भारतीय युग के बाद जो द्विवेदी युग चला था उसका नाम किसके नाम पर पड़ा था, यानी उसका नाम द्विवेदी युग क्यों रखा गया? जो द्विवेदी युग था यानी जो हमारा द्विवेदी काल चला, द्विवेदी युग में भाषा को यानी खड़ी बोली को बहुत ही ज्यादा अधिक परिष्कृत और परिमार्जित किया गया और ये कार्य किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग को द्विवेदी युग कहा जाने लगा। क्लियर? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हमेशा याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण ही ये काल हमारा द्विवेदी युग कहलाया। क्लियर? अब हम द्विवेदी युग के विषय में कुछ पॉइंट्स और जानते हैं, यानी इसमें कौन कौन से कवि हुए और कौन कौन सी रचनाएं जो अधिकतर हमारे पेपर्स में पूछी जाती हैं। तो हम बात करते हैं आगे द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग, अगर हम बात करें समय अभी हमने बताया था द्विवेदी युग का समय क्या रहा था? 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। कितना था? 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, यानी 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक जो समय चला वो हमारा क्या कहलाया था? द्विवेदी युग कहलाया। क्या कहलाया? द्विवेदी युग कहलाया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यानी अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक, पथ प्रदर्शक, यानी जिन्होंने इस काल को अत्यंत सुधारा वो हमारे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल को कहा गया द्विवेदी युग। क्या कहा गया? द्विवेदी युग। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, द्विवेदी युग को एक अन्य नाम भी दिया गया। अन्य नाम, द्विवेदी युग का एक अन्य नाम भी दिया गया। वो अन्य नाम क्या था? हमने आपको कल बताया था भारतीय युग। भारतीय युग को कहा गया नवजागरण काल। कारण क्या था? हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, यानी अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे। इसीलिए लोगों को जगाने का कार्य किया जा रहा था, रचनाओं में लोगों को प्रेरित किया जा रहा था, इसीलिए नाम दिया गया नवजागरण काल। लेकिन उस समय कुछ गलतियां हो गई, लेखकों से कुछ चीजें ऐसी थी जो छूट गई। तो जो इसके बाद में समय आया यानी हमारा द्विवेदी युग, उसमें क्या किया गया? उन गलतियों को सुधारा गया। यानी जो हमारे नवजागरण काल में गलतियां हुई
उनको क्या किया गया, सुधारा गया। इसीलिए इस काल को क्या कह दिया गया, जागरण सुधार काल। क्या कह दिया गया, नवजागरण सुधार काल या जागरण सुधार काल। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो अन्य नाम इसका क्या था, जागरण सुधार काल। क्या कहा गया था, जागरण सुधार काल। अब बात करते हैं हम भाषा की। यानी इससे पहले का जो समय चल रहा था उसमें गद्य के लिए अलग भाषा थी और पद्य के लिए अलग भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन हमारे द्विवेदी युग में क्या हुआ, गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक ही हो गई थी। यानी गद्य व पद्य। गद्य क्या है, जैसे हमारे जो अखबार की भाषा होती है वो गद्य होती है, पद्य जो लयबद्ध रचना पद्य कहलाती है। यानी गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो गई थी, दोनों की भाषा हो गई थी खड़ी बोली। दोनों की भाषा क्या हो गई थी, खड़ी बोली। क्लियर, दोनों की भाषा हमारी क्या हो गई थी, खड़ी बोली। इससे पहले हमने आपको बताया जो हमारा समय चल रहा था यानी भारतीय युग का, जो हमारा भारतीय युग का समय चल रहा था उसमें लोगों को जगाया जा रहा था। यानी इसके साथ ही साथ श्रृंगार की प्रधानता थी। लेकिन जो हमारा ये समय चल रहा था इसमें किसकी प्रधानता थी, राष्ट्रीयता की प्रधानता थी। जो रचनाएं लिखी जा रही थी उनमें राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं। अब हम बात करते हैं कवियों की। बात करते हैं कवि की, तो जो कवि हुए वो दो भागों में डिवाइड हो गए। यानी अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग के दो भाग हो गए। द्विवेदी युग दो शाखाओं में डिवाइड हो गया। जो द्विवेदी युग चल रहा था तो उसमें पथ प्रदर्शक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं, जिसने रास्ता दिखाया हो। तो बहुत से कवि ऐसे थे जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात मानी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन में रहे। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन में रहे, जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात मानी, उन कवियों को कहा गया अनुशासनवादी कवि। क्या कहा गया, अनुशासनवादी कवि। क्लियर, क्या कहा गया, अनुशासनवादी कवि, या कह सकते हैं द्विवेदी मंडल के कवि। द्विवेदी मंडल के कवि। यानी द्विवेदी जी के मंडल के कवि थे, ये द्विवेदी जी के अनुशासन में है, अनुशासनवादी कवि कहलाए। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा भाग हुआ वो स्वच्छंदवादी कवि कहलाए, क्योंकि स्वच्छंद अपनी मर्जी से चलने वाले। इन्होंने द्विवेदी जी की बात नहीं मानी, स्वयं की मर्जी से चले तो क्या कहलाए, स्वच्छंदवादी कवि। क्या कहलाए थे, स्वच्छंदवादी कवि। इन्हीं को दूसरे नाम से भी जाना जाता है द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि। क्या कहा जाता है, द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे बात करते हैं। द्विवेदी मंडल के जो कवि हुए उनमें दो कवि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में उनकी रचनाएं और दोनों कवियों के बारे में पूछा जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहले मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। क्लियर, पहले कवि हमारे कौन थे, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद नाम आता है, आपने सुना होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये दोनों कवि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। इसके अलावा और भी कवि थे, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा।
कवि और थे बाल कृष्ण। कवि तो बहुत से हुए, लेकिन पेपर की दृष्टि जो आपके महत्वपूर्ण है वही आपको बता रहे हैं। बाल कृष्ण शर्मा, हमने बाल कृष्ण भट्ट आपको भारतीय युग में बताया, यहाँ पर बाल कृष्ण शर्मा। इनका एक अन्य नाम भी यानी एक उपनाम है, इन्हें नवीन नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नवीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नवीन के नाम से जानते हैं। द्विवेदी मंडल से बाहर के कवियों में मुख्य रूप से जिनका नाम आता है वो है श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक। मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अनुशासनवादी कवि द्विवेदी मंडल के कवि कहलाए, स्वच्छंदवादी कवि द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि कहलाए। इसमें प्रमुख नाम आता है मैथिली शरण गुप्त का। दोस्तों किसका नाम आता है? मैथिली शरण गुप्त का। यहाँ पर आगे बात करते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अनुशासनवादी कवियों के बारे में। किसकी बात करेंगे? अनुशासनवादी कवि। करते हैं अनुशासनवादी कवि। अनुशासनवादी कवि अनुशासनवादी कवियों में सबसे पहले हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। किसकी बात करते हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया? मैथिली शरण गुप्त को कहा गया राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया? राष्ट्र कवि। क्या कहा गया? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि किसने कहा? तो राष्ट्रपिता के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? राष्ट्रपिता के द्वारा। राष्ट्रपिता के द्वारा। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। यानी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा। राष्ट्र कवि किसने कहा? राष्ट्रपिता ने कहा। अब कहा क्यों गया था? इन्होंने रचना की थी भारत भारती। भारत भारती देश पर रचना थी भारत भारती। यानी भारत भारती की रचना के कारण राष्ट्र कवि ने इन्हें राष्ट्रपिता ने इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया। क्लियर? राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया। मैथिली शरण गुप्त की दो और रचनाएं प्रमुख रूप से मानी जाती थी। यानी पहले है साकेत और दूसरी है यशोधरा। साकेत और यशोधरा यानी दोनों कैसे हैं? नारी प्रधान। दोनों में किसकी प्रधानता है? नारी की प्रधानता है। नारी प्रधानता काव्य। नारी प्रधान काव्य, नारी प्रधानता का जो नारी प्रधान काव्य। साकेत में किसका वर्णन था? तो साकेत में वर्णन है उर्मिला का। उर्मिला कौन? लक्ष्मण जी की पत्नी। क्योंकि वास्तव में जब राम को वनवास मिला था तो राम को तो वनवास मिला, इसीलिए उन्होंने वनवास झेला। सीता जी उनकी पत्नी थी, इसीलिए वनवास गई। लक्ष्मण ने भातृ धर्म निभाया, भाई के साथ चले गए। लेकिन उर्मिला जी क्या करते हैं? तो वास्तव में इसमें किसका वर्णन है? उर्मिला का वर्णन है। उर्मिला कौन? लक्ष्मण की पत्नी। दूसरा था यशोधरा। यशोधरा में किसका वर्णन? यशोधरा कौन है? तो यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्लियर? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। किसने कहा? राष्ट्रपिता ने। किस रचना के कारण? भारत भारती की रचना के कारण। दो प्रमुख प्रधान नारी प्रधान रचनाएं कौन थी? साकेत और यशोधरा। इसके अलावा और भी है रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी। क्या है? पंचवटी। कौन सी है?
पंचवटी। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। किसका नाम आता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका उपनाम क्या था दोस्तों? तो इनका उपनाम था हरिऔध। क्या नाम था? हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय के भी दो प्रमुख काव्य थे। कौन कौन से? पहला था प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, और दूसरा था वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। कभी कभी क्या होता है, प्रिय प्रवास वैदेही वनवास दोनों पूछे जाते हैं, हमसे क्या हो जाता है, हम एटलीस्ट हम गुप्त कर देते हैं। दोनों को हम आपको याद करा देंगे। कैसे? वैदेही, वैदेही कौन थी? सीता जी। सीता जी को क्या मिला? वनवास मिला। इसके साथ ही देखो, ये भी बास और ये भी बास, यानी जो जिनके अंत में बास है वो दोनों काव्य एक ही राइटर ने लिखे हैं, यानी एक ही कवि ने लिखे हैं। और वो कवि कौन सा है? वैदेही वनवास, यानी वैदेही सीता जी को क्या मिला? वनवास मिला। क्लियर। सीता जी का विवाह किससे हुआ था? राम के साथ। और राम कहाँ के निवासी थे? अयोध्या के। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय के जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो रचनाएं लिखी थी वो थी प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। याद हो गया होगा। इसके अलावा कुछ और भी रचनाएं थी, जैसे चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। इसके अलावा पद्य रसून, पद्य रसून। क्लियर। तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ये रचना एक ही है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये रचना एक ही है। पद्य रसून, ये रचनाएं किसकी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं थी मिलन और पथिक। कौन सी रचनाएं थी? मिलन और पथिक। कौन सी रचनाएं थी? मिलन और पथिक। नाथूराम शर्मा, नाथूराम शर्मा, नाथूराम शर्मा की प्रमुख रचना है गर्वरंडा, गर्वरंडा रहस्य। क्या है? गर्वरंडा रहस्य। नाथूराम शर्मा की गर्वरंडा रहस्य। नेक्स्ट बात करते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका उपनाम था नवीन। इनका उपनाम क्या है? नवीन। क्लियर। तो बाल कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हैं, जबकि बाल कृष्ण शर्मा नवीन हमारे अनुशासनवादी कवि हैं, यानी द्विवेदी युग के कवि हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है उर्मिला। क्या लिखा है? क्लियर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट नाम आता है जो कि हमारे प्रवर्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि इस युग के प्रवर्तक रहे हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज, सुमन। इसके अलावा इन्होंने संपादन कार्य भी किया, जो कि पूछा जाता है, यानी किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? सरस्वती पत्रिका का।
सरस्वती का संपादन कार्य किया था। क्लियर? क्या किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था। तो ये थे हमारे अनुशासनवादी कवि। अब अनुशासनवादी कवियों के बाद नाम आता है हमारा स्वच्छंदवादी कवि। किसका आता है? स्वच्छंदवादी कवि। स्वच्छंदवादी कवियों में हम विशेष रूप से नाम आता है श्रीधर पाठक का। किसका नाम आता है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की प्रमुख रचना है वनाष्टक। वनाष्टक। इसके अलावा कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा तथा देहरादून। क्या है? देहरादून। क्लियर? तो ये थे श्रीधर पाठक, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून। तो दोस्तों ये था हमारा द्विवेदी युग। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। यानी जो द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 ईस्वी तक, प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, अन्य नाम जागरण सुधारकार। भाषा गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को इतना अधिक परिमार्जित और परिष्कृत किया था कि इस काल का नाम ही द्विवेदी युग हो गया। द्विवेदी युग दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन में रहे, उनकी बात मानी, अनुशासनवादी कवि कहलाए तथा द्विवेदी मंडल के कवि बने। कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, अपनी स्वयं की मर्जी से चले, यानी द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि कहलाए। द्विवेदी मंडल के कवियों में मुख्य रूप से नाम आता है मैथिली शरण गुप्त तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का। जबकि द्विवेदी मंडल से बाहर के कवियों में प्रमुख रूप से नाम आता है श्रीधर पाठक का। अनुशासनवादी कवियों में मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि कहा। किसने कहा? राष्ट्रपिता ने कहा। किस रचना पर कहा? भारत भारती के कारण। नारी प्रधान दो काव्य नारी प्रधान कौन कौन से? साकेत और यशोधरा। कौन से? साकेत और यशोधरा। साकेत में उर्मिला का वर्णन है जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी का वर्णन है। इसके अलावा कुछ और प्रमुख रचनाएं थी रंग में भंग, जयद्रथ और पंचवटी। क्लियर? पंचवटी। अयोध्या सिंह उपाध्याय दोनों पास वाले नाटक यानी प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास किसके थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के थे। और भी रचनाएं चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, पद्य प्रसून। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन और पथिक लिखी। नाथूराम शर्मा ने गर्भनंदा रहस्य तथा बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला लिखी। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा, कांड कुब्ज और सुमन नामक पुस्तकों का रिटर्न कार्य किया यानी लिखी। फिर इसके बाद इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। और ये संपादन कार्य किसके द्वारा दिया गया था? ये कार्य श्याम सुंदर दास ने इन्हें स्वयं सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया था। बात करते हैं स्वच्छंदवादी कवि, जिसके राइटर है जिसके प्रमुख कवि थे श्रीधर पाठक, जिनकी रचनाएं थी वनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून। ये था हमारा द्विवेदी युग। कल हम बात करेंगे छायावादी काल या छायावादी युग, जो कि साहित्य की दृष्टि से हमारा द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर से हम आपसे वही कहना चाहेंगे कि जो भी आपको यहाँ बताया जाता है उसके आपको प्रिंटेड नोट्स तथा एक्सरसाइज मिलेंगी, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा करवाई जाएंगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए। 81 82 87 32 43। आप इस नंबर पर हमें मैसेज करिए, हम आपको अपनी टर्म एंड कंडीशन बताएंगे तथा इसके बाद हम आपको अपने ग्रुप से जोड़ेंगे। क्लियर? तो कल फिर से आप एक नए अध्याय के साथ यानी आपको छायावाद काल बताया जाएगा। ओके दोस्तों।